आज है 23 अगस्त और आज का ये थर्ड एडिटोरियल है, द कोस्ट गैम्बिट, यूक्रेनियन टैक्टिक्स एंड बैटल रियलिटीज़। तो चलिए समझते हैं कि यूक्रेन और रशिया का बैकग्राउंड इशू क्या है। यूक्रेन और रशिया में के बीच ये जो ऑनगोइंग अभी कन्फ्लिक्ट है, इसकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं। ये जो कन्फ्लिक्ट है, विवाद है, ये 2014 में शुरू हुआ जब रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। बाद से ही ईस्टर्न यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क रीजन में प्रो रशियन सेपरेटिस्ट और यूक्रेनियन फोर्सेस के बीच लड़ाई चल रही है। 2022 में ये कन्फ्लिक्ट और भी बढ़ गया जब रशिया ने यूक्रेन पर फुल स्केल इन्वेजन कर दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में दोनों देशों के बीच टेरिटोरियल और पॉलिटिकल टेंशन्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशन, हाल ही में यूक्रेन ने एक सरप्राइज इंकर्शन किया है रशियन टेरिटरी के कर्स्क ओब्लास्ट में। ये मूव ना सिर्फ मॉस्को को प्रोवोक करने के लिए है, बल्कि वेस्ट को ये दिखाने के लिए है कि यूक्रेन के पास ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज हैं। मॉस्को ने फिलहाल अपने कुछ फोर्सेस को खार्किव से हटाकर खर्स्क की तरफ भेजा है, लेकिन उसकी फुल रिस्पॉन्स अभी तक सामने नहीं आया है। बट ये सब इश्यूज हो क्यों रहे हैं, तो इसकी कॉजेज क्या है? तो हम इसके कॉजेज देखते हैं। कॉजेज में हम देखते हैं पॉलिटिकल कॉजेज। रशिया का जो मेन ऑब्जेक्टिव है यूक्रेन को नाटो और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से दूर रखना है। मॉस्को नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बने, क्योंकि इससे उसकी वेस्टर्न बॉर्डर पर नाटो की प्रेजेंस बढ़ जाएगी। यूक्रेन की गवर्नमेंट प्रो वेस्टर्न है और वो यूरोपियन यूनियन और नाटो के करीब जाना चाहती है, जो रशिया के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के बिल्कुल ही अपोजिट है, बिल्कुल ही खिलाफ है। अभी देखते हैं ज्योग्राफिकल कॉजेज क्या हैं। ज्योग्राफिकल कॉजेज, यूक्रेन की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसे एक बैटल ग्राउंड बनाती है, जहां ईस्ट और वेस्ट की जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट टकराते हैं। क्रीमिया का ब्लैक सी में लोकेशन, डॉनबास रीजन के एनर्जी रिसोर्सेज और यूक्रेन की वेस्टर्न बॉर्डर्स पर यूरोपियन यूनियन की प्रेजेंस इस कॉन्फ्लिक्ट को और भी कॉम्प्लेक्स बनाती है। सोशल इश्यूज, यूक्रेन में एथनिक डिवाइड भी इस कॉन्फ्लिक्ट का एक कारण है। ईस्टर्न यूक्रेन में काफ़ी बड़ी रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है, जो मॉस्को की पॉलिसीज़ के प्रति सपोर्टिव हो सकती है, जबकि वेस्टर्न यूक्रेन के अधिकतर लोग ज़्यादा प्रो यूरोपियन हैं। इंटरनेशनल कॉजेज, इस कॉन्फ्लिक्ट में वेस्टर्न स्पेशली यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन को मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट देती हैं। दूसरी तरफ रशिया इंटरनेशनल सैंक्शंस का सामना कर रहा है, लेकिन उसके पास चाइना और कुछ अन्य देशों का भी सपोर्ट है। नेशनल कॉजेज, यूक्रेन में नेशनल आइडेंटिटी और सॉवरेनिटी की रक्षा का सवाल भी इस कॉन्फ्लिक्ट का एक मुख्य कारण है। यूक्रेनियन गवर्नमेंट और जनता इस युद्ध को अपने अस्तित्व की लड़ाई के रूप में समझ रही है। अब ये जो स्टेप लिया है यूक्रेन ने, इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, अगर यूक्रेन फोर्सेस बहुत गहराई में रशियन टेरिटरी में चली जाएंगे ना, तो उनका डिफेंस वीक हो सकता है। कर्स्क में यूक्रेनियन फोर्सेस की सिग्निफिकेंट लॉसेस हो सकते हैं, खासकर जब रशिया अपनी फुल मिलिट्री स्ट्रेंथ डिप्लॉय कर दे। थर्ड, सस्टेनिंग वेस्टर्न सपोर्ट, यूक्रेन का ये मूव वेस्ट की सपोर्ट बनाए रखने के लिए है, लेकिन अगर ये इनकर्शन असफल हो गया तो इससे यूक्रेन की क्रेडिबिलिटी पर भी असर पड़ सकता है। प्रोलॉन्गिंग कन्फ्लिक्ट, इस इनकर्शन से कन्फ्लिक्ट और भी बढ़ जाएगा, जिससे दोनों देशों को और अधिक नुकसान होगा। अभी इस कन्फ्लिक्ट का सोल्यूशन क्या हो सकता है? डिप्लोमेटिक एफर्ट इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन टू रिजॉल्व एनी इशू इफ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन खोजने की कोशिश तो की ही जानी चाहिए, जहां दोनों पक्षों के इंटरेस्ट और ध्यान में रखते हुए नेगोशिएशंस हों।
इसके बाद इंटरनेशनल मीडिएशन की जा सकती है। यूएन या कोई और न्यूट्रल इंटरनेशनल बॉडी इस कॉन्फ्लिक्ट में मीडिएशन की जिम्मेदारी ले सकती है। सस्टेनेबल पीस अग्रीमेंट कर सकते हैं। मिलिट्री डी एस्केलेशन, दोनों पक्षों को मिलिट्री डी एस्केलेशन की दिशा में कदम उठाने चाहिए ताकि और अधिक सिविलियन कैजुअलिटीज और डिस्ट्रक्शंस को कम किया जा सके। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये देखना दिलचस्प होगा कि यूक्रेन का कर्स्क में इनकर्जन किस तरह से आगे बढ़ता है और मॉस्को का रिएक्शन क्या होता है। आने वाले समय में इस कॉन्फ्लिक्ट के डायनामिक्स पर भी ये घटनाएं गहरा प्रभाव डाल सकती हैं।